अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा तो स्टूडेंट हम माइक्रो की ना बेसिक डेफिनेशंस पढ़ रहे थे और कुछ डेफिनेशंस हमारी हो भी गई थी, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है माइक्रो का, जिसमें हम कुछ एक्स्ट्रा डेफिनेशन जो ये ऐसा कह लें कि रिमेनिंग जो डेफिनेशन थी वो डिस्कस करने लगे हैं। चले, पहली जो हमारी डेफिनेशन है वो है सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट क्या होते हैं? ये भी ऑर्गेनिज्म है, हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिजम्स हैं, या आप ऑर्गेनिजम्स कह लें या सिंपल ऑर्गेनिज्म कह लें, प्लूरल में लिख लें या सिंगुलर में लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ में। अपटेन नरिशमेंट, ये नरिशमेंट रहते हैं कहाँ से? डेड से। एक बात आपने याद रखनी है, एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जब कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है ना, मर जाता है वो, तो ये उसके ऊपर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जाते हैं और उससे अपना नरिशमेंट यानी कि अपनी फूड वगैरह शेल्टर वगैरह वहाँ से लेते हैं। तो उनको क्या कहते हैं? हम सेप्रोफाइट कहते हैं। जैसे एग्जांपल है, मशरूम देख लें। मशरूम खास तौर पे ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे कोई डेड चीज़ हो, उसके ऊपर फिर वो मशरूम उग जाती हैं, ठीक है। उसके ऊपर राइजोपस हो गए, जिसमें इसकी एक एग्जांपल है ब्रेड मोल्ड। जब ब्रेड हम फेंकते हैं तो ब्रेड के ऊपर ना वो मोल्ड सी बन जाती है, तो ठीक है। यीस्ट वगैरह होगी, पेंसिलियम है, बैक्टीरिया जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, वो इसकी एग्जांपल है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये है, सेप्रोफाइट डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से क्या करते हैं? नरिशमेंट लेते हैं। तो ये डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है इसकी, ठीक है। वेक्टर की बात करें, इसके रिलेटेड एक पहले भी एक टर्म हम पढ़ के आए हैं, फुमाइड्स की। फुमाइड्स क्या होते थे? वो नॉन लिविंग थी, थिंग्स थी, जिसके ज़रिए हमारे जर्म्स वगैरह थे या जो हमारे पैथोजेंस थे वो मूव करते थे। लेकिन वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं, ये लिविंग्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं ये, जो ट्रांसमिट्स करते हैं पैथोजेंस को, ठीक है। वो नॉन लिविंग थे। फोमाइट्स कौन से थे? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट थे। लेकिन ये जो है ये लिविंग थिंग्स होती हैं, जो पैथोजेंस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। आप ऐसा भी समझ सकते हो इसको, ये उनकी क्या होती है? सवारी होती है। वेक्टर पैथोजेंस की सवारी है जो एक जगह से उसको दूसरी जगह ले जाती है, एक होस्ट से दूसरे में ले जाती है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ले जाती है। जैसे मॉस्किटो है, मॉस्किटो प्लाज्मोडियम वगैरह ट्रांसफर करते हैं ना, तो मॉस्किटो क्या होते हैं? ये एक वेक्टर हो गया। हाउस फ्लाई, घर में मक्खियाँ वगैरह जो होती हैं, ठीक है, वो भी जर्म्स वगैरह। टिक हो गई, फ्ली है, लाउस है, तो ये सारी चीज़ें इसमें कंसीडर की जाती हैं, ठीक। अच्छा, आगे एक और टर्म है, मैंने कहा था आगे जिसके आगे LOGY आ जाए उसका मतलब स्टडी होता है। तो ये भी कोई ना कोई स्टडी होगी किसी चीज़ के रिलेटेड। एपिडेमियोलॉजी, ठीक है, एपिडेमियोलॉजी। तो इसमें क्या होता है? ये स्टडी है, लेकिन किसकी? डिस्ट्रीब्यूशन, कि कैसे वो चीज़ तकसीम हुई है, फैली है, काज, उसकी वजह क्या थी, कैसे फैली है, उसकी वजह क्या थी, कंट्रोल ऑफ डिजीज़, और उनकी डिजीज़ को कंट्रोल कैसे करना है पॉपुलेशन के अंदर, डिजीज़ फैली कैसे, उसका काज क्या था, और उसको अब कंट्रोल कैसे करना है, वो किस में स्टडी करते हैं? सारा एपिडेमियोलॉजी में, ठीक है। पॉपुलेशन के अंदर कैसे डिजीज़ फैली, कैसे, क्या उसकी वजह बनी, क्या उसकी वजह थी, और कैसे उस डिजीज़ को कंट्रोल किया गया, ये एपिडेमियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं इस चीज़ को। एपिडेमिक डिजीजेज आ गया, ठीक है, ये उसी से निकली हुई टर्म है, एपिडेमिक डिजीजेज। ऐसी डिजीजेज, ऐसी डिजीज दैट स्प्रेड्स रैपिडली एंड अफेक्ट मैनी पीपल इन अ कम्युनिटी, कम्युनिटी के अंदर तेजी से फैलेगी, क्या करेगी? तेजी से फैलेगी, या किसी एरिया में एक टाइम में तेजी से वो फैल जाएगी। जैसे कोविड आया था ना, हर जगह फैल गया था, तेजी से फैला था, बहुत जल्दी से फैल गया था। कॉलरा है, डेंगी है, इन्फ्लुएंजा है, मीजल्स है, तो ये जितनी भी डिजीज़ है ना, ये किस कौन सी डिजीज़ में? एपिडेमिक डिजीज़ है, यानी कि ये कम्युनिटी के अंदर बहुत तेज़ी से फैलती हैं, फैलती जाती है, फैलती जाती है, कम्युनिटी से कम्युनिटी, कम्युनिटी से कंट्री, इंटरनेशनल लेवल तक कोविड चली गई थी, ठीक है। तो ये बहुत तेज़ी से फैलती है एपिडेमिक डिजीज़।
स्पोरेडिक डिजीजेज। कौन सी? स्पोरेडिक। ये ऐसी डिजीज़ है जो ओकेजन्स पे अकर होती हैं, मतलब कुछ टाइम तक हुई हैं, फिर रुक गई, फिर हो गई, मतलब वक्फे वक्फे के दौरान ये होती है। एक डिजीज़ आती है ना, कहते हैं अभी ये डिजीज़ आई हुई है, फिर इसका मौसम ख़त्म हो गया, फिर दूसरी, फिर अगेन ये डिजीज़ इसी मौसम को आ जाएगी, इसी सीज़न में आ जाएगी। ठीक है, ये इसके ये जब ये वायरस आता है तब ये डिजीज़ आ जाती है। ऐसी डिजीज़ जो किसी इवेंट के टाइम आ जाए, किसी ओकेजन, किसी इवेंट के टाइम आ जाए और फिर थोड़े ऐसे के लिए ख़त्म हो जाए, फिर आ जाए, उसे क्या कहते हैं? स्पोरेडिक डिजीज़। डिजीजेज दैट अकर ओकेजनली, जो कभी कभार होती हैं, अफेक्ट ओनली अ फ्यू पीपल, कुछ लोगों पे उनका असर होता है, और इरेगुलर इंटरवल। इरेगुलर इंटरवल का मतलब है कि कभी किसी वक्त आ गई, कभी किसी वक्त आ गई। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? स्पोरेडिक डिजीजेज। टेटनस वगैरह है ना, टेटनस हो जाती है बंदों को, कभी कभी हो जाती है। रेबीज़ वगैरह है। ठीक है, रेबीज़ वगैरह अक्सर हम कहते हैं कि गर्मियों के मौसम में ना, जो वो होते हैं, डॉग्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनमें ये वायरस होता है, वो गर्मियों में ज़्यादा फैलता है, तो ये ओकेजन्स के आगे है। लेप्रोसी है, बोटुलिज्म है, एंथ्रॉक्स है। तो ये जितनी भी डिजीज़ हैं, ये हमारे पास स्पोरेडिक डिजीज़ में आ जाती हैं। ठीक है, पेंडेमिक डिजीज़। अब पेंडेमिक आ गया, ये टाइप्स कुछ डिजीज़ है ना, ये हमने याद रखनी है, आगे ये टर्म्स यूज़ भी होनी है। पेंडेमिक डिजीज़, ये अब ये जो डिजीज़ है ना, ये कंट्रीज़ टू कंट्रीज़ या पूरे वर्ल्ड को इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, जो हमने पीछे डिजीज़ पढ़ी थी ना, एपिडेमिक, उसमें क्या था, वो कम्युनिटी कम्युनिटी फैल रही थी, लेकिन अब जो डिजीज़ है, ये कंट्री टू कंट्री फैलती जा रही है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ इफेक्ट होते हैं, मतलब पूरी दुनिया अफेक्ट हो जाती है, उसे पेंडेमिक कहते हैं। ऐसी डिजीज जो पूरी दुनिया में फैल जाए। ठीक है, जैसे कोविड आया था, कोविड-19, ये पहले भी कोविड का पता, पूरी दुनिया में फैला था। स्पेनिश फ्लू है, स्वाइन फ्लू है, ये फ्लू की कुछ टाइप्स हैं अलग अलग। ठीक है, HIV, एड्स वगैरह, ये भी इंटरनेशनल लेवल पे फैलता होता है। ब्लैक डेथ है। ठीक है, तो ये जितनी भी डिजीज़ है, ये पेंडेमिक डिजीज़ में आ जाती है। एक मिनट, अब आगे है एंडेमिक डिजीजेज। ठीक है, ये भी एक टाइप होगी डिजीजेज की। अ डिजीज दैट इज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन अ पार्टिकुलर एरिया, ऐसी डिजीज जो किसी एरिया के अंदर प्रेजेंट है, हमेशा के लिए वो डिजीज है पड़ी, कभी मतलब वो ख़त्म हुई ही नहीं है, हमेशा के लिए वो प्रेजेंट है। ठीक है, किसी पॉपुलेशन में भी हो सकती है, किसी एरिया के पॉपुलेशन के अंदर, फिक्स्ड एरिया की पॉपुलेशन में हो सकती है, लेकिन वो हर वक्त प्रेजेंट है, कभी ना कभी उसके पेशेंट आते रहते हैं, प्रेजेंट है पेशेंट हर वक्त। ठीक है, वो कभी ख़त्म हुई। मलेरिया वगैरह पेशेंट आते रहते हैं, रेगुलरली आते रहते हैं, हॉस्पिटल में भी होते हैं। ट्यूबर क्लासेस है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में TB भी कहते हैं। डेंगू फीवर है, ये भी, इसके केसेस भी आते रहते हैं, हर इलाके में, हर एरिया में आते हैं। चिकन पॉक्स हो गया, टाइफाइड फीवर हो गया, तो ये केसेस ऐसे हैं जो हमारे पास सामने आते रहते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते। ठीक है, कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है, तो ऐसी डिजीज को एंडेमिक डिजीज हम कहते हैं। वायरुलेंस, वायरुलेंस, डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी और एबिलिटी ऑफ पैथोजन टू कॉज सीवियर डिजीज इन होस्ट। अब पैथोजन कितनी सीवियर डिजीज काज कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? वायरुलेंस। उसके अंदर कितनी एबिलिटी है। ठीक है, कितनी एबिलिटी है, कितनी सलाहियत है किसी भी वायरस के अंदर या पैथोजेंस के अंदर, जर्म्स के अंदर, कि वो कितनी सवियर डिजीज, जितनी ज़्यादा सवियर डिजीज वो प्रोड्यूस करेगा, उसकी वायरुलेंस उतनी ज़्यादा है। जिस ऑर्गेनिज्म की, जिस पैथोजन की वायरुलेंस ज़्यादा है, इसका मतलब क्या, वो उतनी ज़्यादा हैवी डिजीज, सवियर डिजीज काज करेगा। समझ आ गई? चले, वैक्सीन का तो मोस्टली स्टूडेंट को पता भी होता है, पढ़ के आते हैं। इसकी 3 डेफिनेशन है, देखते हैं वैक्सीन क्या होती है। ठीक है, वैक्सीन की बात करें अगर, आ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन, मतलब बायो के ज़रिए, बायो को यूज़ करके, बायो के टूल्स को यूज़ करके, प्रिपेयर करके हम क्या करते हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं डिजीज़ के अगेंस्ट। एक डेफिनेशन, छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन है,
बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ करके प्रिपेयर करके हम इम्यूनिटी बनाते हैं जो डिजीज़ के अगेंस्ट काम करती है। ठीक है, अगर हम और बात करें, ऐसी प्रिपरेशन, ऐसी चीज़ जो कैसे बनाई जाए, वीकेंड आर किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपने अक्सर देखा होगा बहुत सी वैक्सीन ऐसे होती हैं जिसमें उसी ऑर्गेनिजम्स को जो हमारे अंदर बीमारी काज करता है, बैक्टीरिया हो गया, ऑर्गेनिज्म जो भी है, जैसा भी पैथोजन है, तो वो जो बीमारी काज करता है उसी को हम डेड या वीक कर देते हैं, स्टीरलाइज कर देते हैं, जो आगे अपनी ग्रोथ नहीं कर सकता, अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो उसको हम क्या करते हैं, वीक कर देते हैं, डेड कर देते हैं, फिर वो इंजेक्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। वो क्या करती हैं, तो हमारे जो इम्यूनिटी होती है उसके अगेंस्ट क्या करती है, इम्यून सिस्टम जो होता है वो क्या कहते हैं उनको, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं उनके खिलाफ। ठीक है, जो उन पे क्या करते हैं, जब वैसे का ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है जो कि डिजीज़ काज कर सकता है, उसके अंदर इतना पोटेंशियल होता है वो डिजीज़ काज कर सके, लेकिन पहले से उसके खिलाफ वो हमारे आर्मी बैठी होती है, वो फ़ौरन उनके खिलाफ वर्क करती है, उनको मार देती है। अगर वो आर्मी नहीं बैठी होगी, वो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी के अंदर नहीं जनरेट हुए होंगे, तो वो क्या हो गए, वो हमारे बॉडी के अंदर डिजीज़ क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, जब तक हमारी बॉडी उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ क्रिएट करना स्टार्ट करती है तब तक वो काफ़ी हमारी बॉडी को अफेक्ट कर चुके होते हैं। ठीक है, इसलिए एडवांस में वैक्सीन पहले लगाई जाती है बीमारी काज होने से पहले, ताकि हमारे इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो सके, उसके खिलाफ इम्यूनिटी बन सके उस डिजीज़ के खिलाफ। ठीक है, तो इसीलिए वीकेंड या किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर ऐड किए जाते हैं। आगे इसकी एक और डेफिनेशन वैक्सीन की है, इसमें से जो आपको इजी लगे या आपको हेल्दी डेफिनेशन लगे। कुछ स्टूडेंट कहते हैं हमें हेल्दी डेफिनेशन चाहिए, हमारे टीचर्स, हमारी मैम्स कहती हैं हेल्दी डेफिनेशन हमें चाहिए, तो वो जो डेफिनेशन उनको सही लगे आप कर सकते हैं। आप प्रिपरेशन कंटेनिंग अटेनुएटेड, ऐसे अटेनुएटेड वही है वीक जो होते हैं ना, ये वर्ड थोड़ा हेल्दी हो गया लेकिन वीक भी लिख सकते हैं। आर किल्ड, आर बैक्टीरिया वायरस, बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, उनको किल करके, एट्यूनेटेड करके यानी वीक करके हम क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट, तो उसको वैक्सीन कहते हैं। बीसीजी वैक्सीन होगी, पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन होगी, एमएमआर वैक्सीन है, कोविड की वैक्सीन दो दो दफ़ा लगाई गई थी, तीन तीन दफ़ा लगाई गई थी डोज, तो ये सारी वैक्सीन की टाइप्स हैं। ठीक है, हम्म आगे जो चीज़ हम स्टडी करने लगे हैं वो ड्रग्स के बारे में, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स जो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दे, यानी बिल्कुल ख़त्म ही कर दे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, या इनहिबिट कर दे। इनहिबिट का मतलब होता है ग्रोथ को रोक दे। अब इनहिबिटेड और डिस्ट्रॉय का मतलब क्या है, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है उसको जड़ से मिटा देना उस चीज़ को, इनहिबिट का मतलब होता है उस चीज़ को वहीं रोक देना, जहाँ पे जितनी तादाद हो चुकी है उसकी तादाद वहीं रुक जाए, आगे वो ग्रो ना करें, वो आगे रिप्रोड्यूस ना करें। ठीक है, अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ना करें, इनहिबिट का मतलब है वो चीज़ वहीं रुक जाए। ठीक है, तो ऐसी ड्रग्स को क्या कहते हैं, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, जैसे पेंसिलीन है, एमोक्सिलीन है, एजिथ्रोमाइसिन है। ठीक है, इस तरह से जितनी भी ड्रग्स हैं सारी इंक्लूड होती हैं। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वो ड्रग थी, ये वर्ड याद रखना, ये रेजिस्टेंट है। असल एक चीज़ और होती है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बड़े चालाक होते हैं जो डिजीज़ काज करते हैं। अगर एक ही ड्रग बार बार दी जाए तो वो उसके आदी हो जाते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं उस ड्रग के खिलाफ। क्योंकि आपने देखा होगा ना, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जब अपनी ग्रोथ करते हैं, आगे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उनकी जेनेटिक स्ट्रक्चर जो होता है ना वो चेंज होता है, जीन्स चेंज होते हैं, उनमें मॉडिफिकेशन होती है, म्यूटेशन आती है। म्यूटेशन का तो पता होगा सबको, चेंज का ना पता, म्यूटेशन का तो पता होगा। म्यूटेट होता है, तो म्यूटेट होते होते तो वो उनके खिलाफ क्या कर लेते हैं, रेजिस्टेंट क्रिएट कर लेते हैं अपने अंदर, जो आने वाले उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बच्चे के कहलें, अगली जनरेशन कहलें जो आने वाली होती है, वो रेजिस्टेंट अपने अंदर प्रोड्यूस कर ही लेती है। तो एबिलिटी जो जनरेट की जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जनरेट हो जाती है कि वो माइक्रोबियल ड्रग्स के अगेंस्ट रेजिस्ट कर सके, यानी कि ड्रग्स का कोई असर उन पर ना हो, उसे क्या कहते हैं, एंट्री
एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी है, वो ड्रग थी, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी है। आगे मेडिकल एसिप्सिस, मेडिकल एसिप्सिस, अच्छा ये चीज़ें आपके ये टर्म्स है ना, ये आपको डेली लाइफ में यूज़ करनी चाहिए। मेडिकल एसिप्सिस क्या होता है? ये मेथड है जिसमें आप माइक्रोब्स को स्प्रेड होने से रोकते हो हेल्थ केयर के अंदर। किसके अंदर? हेल्थ केयर के अंदर। जब हम किसी की केयर कर रहे होते हो, जैसे आप किसी को मेडिसिन देनी है, किसी को इंजेक्शन लगाना है, वो हेल्थ केयर में वो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो तब आपने क्या करना है, मेडिसिन देते हुए उसकी कोई मेजरमेंट लेने के लिए, जैसे आप कोई टेस्ट वगैरह करते हो, ब्लड प्रेशर का टेस्ट करते हो, ठीक है, और टेस्ट वगैरह करते हो लैब के अंदर, जैसे यूरिन टेस्ट वगैरह होते हैं, दूसरे ब्लड टेस्ट होता है, उसमें हम हेल्थ केयर सेटिंग्स वो आ जाती हैं, वो चीज़ें आ जाती हैं। तब आपको कौन कौन सी केयर करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें मेथड अप्लाई करनी चाहिए, ताकि माइक्रोब्स की जो स्प्रेड है उसको प्रिवेंट किया जाए, उसको रोका जा सके, वो आगे स्प्रेड ना हो, जम्स वगैरह, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह, पैथोजेंस वगैरह आगे स्प्रेड ना हो। हैंड वॉशिंग तो मस्ट है, हैंड वॉश करने चाहिए, ग्लव्स पहनने चाहिए, ग्लव्स पहनने से, ठीक है, फिर जब वो हमारा टास्क कंप्लीट, ग्लव्स उतार के फेंक देते हैं। तो क्लीनिंग पेशेंट इक्विपमेंट, जैसे आपने पेशेंट को टेस्ट किया, टेस्टिंग में जो चीज़ें यूज़ की, फिर उसको क्लीन भी करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाइजीन का ख्याल ही ना रखें आप लोग, ठीक है। यूजिंग फेस मास्क, फेस मास्क का भी यूज़ किया करें, प्रॉपर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। अगर कोई वेस्ट क्रिएट होता है, जैसे आप इंजेक्शन लगाते हैं, कोई वो लगाते हैं, ड्रिप वगैरह लगाते हैं, तो उसका जो वेस्ट होता है ना, उसको प्रॉपर डिस्पोज करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है बस जहाँ मर्जी आप फेंक दें और जम्स इधर उधर पड़े हों, ठीक है। हर जगह जम्स का ठिकाना बनाओ, तो वैसे नहीं करते होते। आगे सर्जिकल एसेप्सिस, वो मेडिकल था, मेडिसिन के रिलेटेड, ये सर्जरी के रिलेटेड है, ठीक है, सर्जरी के रिलेटेड होगा। सर्जरी के दौरान, सर्जरी के प्रोसीजर के दौरान माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्प्रेड होने से रोकना, वो वाले मेथड को क्या कहते हैं? सर्जिकल एसेप्सिस। बोल बोल के ना पानी की कमी हो जाती है। चलें देखते हैं। स्टेरिलाइजेशन करनी चाहिए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को, मतलब इसको साफ करना चाहिए, अच्छे से स्टेरिलाइज करना चाहिए। वेयरिंग स्टेराइल ग्लव्स, ऐसे ग्लव्स जिनके ऊपर से सारे जम सारा कुछ हटा के किया गया हो। यूजिंग स्टेराइज गाउन्स वगैरह एंड मास्क वगैरह यूज़ किए जाएँ, ठीक है। मेंटेनिंग स्टेरिलाइज ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन थिएटर को भी स्टेरिलाइज करना चाहिए। ऐसा नहीं है जिस तरह पेशेंट है फेंको ऑपरेशन थिएटर के अंदर और उनको बस ऑपरेशन कर ही जाओ। सर्जिकल हैंड स्क्रबिंग, हैंड स्क्रबिंग यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सर्जिकल में आ जाती हैं, और इन चीज़ों के बारे में आपको पहले से आइडिया भी होगा। अच्छा यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, मैं बताऊंगा कहाँ कंफ्यूज होंगे, गाइड करूंगा। लिथल डोज, ऐसी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कोई भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एजेंट, ड्रग, कुछ भी हो, डोज हो, कोई भी चीज़ हो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डेथ काज करे, लीथल डोज होती है। लीथल जानलेवा कह लें, जानलेवा कह लें, जानलेवा डोज जो होती है, हानिकारक, अगर आप हिंदी समझते हैं तो हानिकारक, जानलेवा। थोड़ी सी किसी भी सब्सटेंस की मिकदार, एजेंट, कुछ भी हो जो डेथ काज करे ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो लीथल डोज है, ठीक है। एंटीबायोटिक का यूज़ करते हो जिससे वो ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल कर दे, मार दे, डिस्ट्रॉय कर दे, तो उसे लीथल डोज ही कहेंगे। अब इसकी दो टाइप्स हैं, LD50, यानी कि 50% वो क्या करे, ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट्स को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मार दे, आधे ऑर्गेनिज्म को उड़ा दे, मार दे, 50% ख़त्म कर दे उनको, ठीक है, आधी पॉपुलेशन रह जाए उनकी। LD100, ये 100% जितने भी आए सबको मार दो, कोई बाकी ना बचे, उड़ा दो सबको। तो लीथल डोज की दो टाइप्स हैं, LD50, LD100। जो इन्फेक्टियस डोज है ना, ये उसकी टाइप नहीं है, लीथल डोज की ये टाइप नहीं है, ये इन्फेक्टियस डोज अलग है, ये डोज है।
मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आर एजेंट, कोई सब्सटेंस हो गया, कोई एजेंट हो गया, काज इन्फेक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो इन्फेक्शन कॉज करे ऑर्गेनिज्म के अंदर। कोई भी सब्सटेंस हो गया, एजेंट हो गया, मेरी स्किन पे इन्फेक्शन हो गया ना, मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, मुझे इन्फेक्शन काज हुआ, कोई सब्सटेंस था, कोई एजेंट था जो मुझे कॉज किया इन्फेक्शन, मेरी स्किन पे इन्फेक्शन हो गया, मेरे अंदर से इन्फेक्शन, जो किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो वो जो उसको काज कर रहा है सब्सटेंस या कोई भी एजेंट जो उसको काज कर रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे, इन्फेक्टियस डोज कहेंगे, चाहे वो एजेंट ही क्यों ना। यहाँ तक ये आपकी बेसिक डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है, और इसके बाद हम इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे कंट्रोल वाला, ठीक है। तो उसमें एससीक्यूज लाजमी आता है एक, तो उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह समझ के पढ़ेंगे। ये तो डेफिनेशन है, ये तो रट्टा भी आप लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई की है समझाने की। लेकिन नेक्स्ट चैप्टर कंसेप्ट पे ज़्यादा भी डिपेंड करेगा, कंसेप्ट बेस्ड होगा, और उससे थोड़े टिपिकल क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो आपको फुली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।